हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 21 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आई है जहाँ पे कॉड ग्रुप्स के द्वारा अभी मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो उसी के बारे में ये बात की गई है। तो हम कॉड ग्रुप के बारे में देखेंगे, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, और एक और इसमें एक्सरसाइज कवर्ड है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्यूएसडी, या इसे क्वाड भी कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई फोरम नहीं है। ये सिक्योरिटी डायलॉग है, दिमाग में रखनी है। कौन सी कंट्रीज क्वाड के अंदर है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग को किसने इनिशिएट किया है, यानी क्वाड को किसके द्वारा लाया गया है? तो ये जापान कंट्री के द्वारा लाया गया था 2007 में। फिर ये सस्पेंड थी 2007 से लेकर यानी 17 तक, यानी 10 ईयर्स तक ये इनएक्टिव थी पर्टिकुलर ये ग्रुप। फिर आसियान की जब समिट हुई 2017 में मनीला में, वहाँ इसे दोबारा रिवाइज किया गया। वैसे क्यों क्वाड लाई गई है? तो ये चाइना की मिलिट्री और डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप को लाई गई थी। और आपको पता होगा कि 2017 के बाद से चाइना की बहुत ज़्यादा इंटरवीन बढ़ गई है इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी में। तो इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को लाई गई थी। आपको याद रखनी है कि ये सिक्योरिटी डायलॉग है किनके द्वारा लाई गई है, और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, और क्या इसकी मेन एम है। क्योंकि ये दो टू थ्री स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी क्वाड न्यूज़ में है इसी है। अब मालाबार एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। क्वाड क्वाड के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और ककादू एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है, जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होती है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 की ही यूपीएससी की, अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन, तो ऐसे ही एक्सरसाइज मेंशन थी, उसके सामने कौन सी कंट्रीज के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है वो यूपीएससी ने पूछा हुआ था। और एक बार बहुत पहले भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था ऐसी एक्सरसाइज को मेंशन करके कि पर्टिकुलर ये नेवल एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है या एयर एक्सरसाइज है, ऐसा करके आया था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे G20 कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है, इनके द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया है और इकोनॉमिक टर्म में क्या क्या और चेंजेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो हम G20 के बारे में ही देखेंगे सिर्फ। तो G20 क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखनी है। इसमें 19 सॉवरेन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन है इंक्लूडेड, और अफ्रीकन यूनियन। अब ये काम क्या करती है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ये काम करती है, क्लाइमेट चेंज में काम करती है, ग्लोबल इकोनॉमी में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। G20 के जो भी मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंसीडर किए गए हैं उन्हें। और 80% वर्ल्ड की क्रॉस प्रोडक्ट ये होल्ड करते हैं G20 के मेंबर्स। और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया को, और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को, और 75% इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये मैं क्यों फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूपीएससी ने ऐसे फैक्ट्स को भी पूछा है, इसलिए एडिशनली आपके लिए ये मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। G20 फाउंड कब हुई है? तो 1999 में हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। और G20 लेटेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की इनिशिएटिव है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, तो याद रखनी है। और 18 G20 की सबमिट हुई थी न्यू दिल्ली में 2023 में। और अब जो होगी वो 19th सबमिट होगी G20 की, ठीक है। तो 18 सबमिट अब तक हो चुकी हैं इसकी, और कहाँ हुई है? तो न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे। स्टेटमेंट में डायरेक्टली आ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पे ये बात की गई है कि डेवलपिंग कंट्री को अच्छे से फाइनेंस नहीं किया जा रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हैं उससे डेवलपिंग कंट्री फाइट नहीं कर पा रही है। तो इसमें मेंशन की ये की गई है, तीन चीज़ें मेंशन की गई है। एक तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में मेंशन की गई है, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई है कि 675 मिलियन पीपल्स हैं डेवलपिंग कंट्री में, जो अब जिनके पास अभी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से एक्सेस नहीं है। और ओईसीडी की एक फाइनेंसिंग वाली एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस, उसमें ये बताया गया है कि अच्छे से डेवलपिंग कंट्री को, नेशंस को अभी नहीं मिल पा रही है फंडिंग, ठीक है। तो ये बात की गई है। और ये बताई गई है कि 29th अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की होने वाली है बाकू अजरबैजान में। उसके बारे में बताई गई है कि अगर यहाँ ये होती है तो फाइनेंस की ज़्यादा बात होनी चाहिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अच्छे से फाइट कर सके क्लाइमेट चेंज से। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम ओईसीडी के बारे में देखेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं। फाउंड कब हुई थी? तो 1961 में ओईसीडी फाउंड हुई थी। काम क्या करती है? तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को ये देखती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो पेरिस, फ्रांस में। ओईसीडी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज और हाई इनकम वाली कंट्रीज ओईसीडी के अंदर इंक्लूडेड है। अब 42.8% ग्लोबल जीडीपी कवर करते हैं ओईसीडी के मेंबर्स और 62.2% ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी को। और हम कुछ डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। तो ओईसीडी ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस की ऑब्जर्वर है और सक्सेसर है ओईसीडी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन की। ठीक है, सक्सेसर अच्छे से याद रखेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1948 में। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन है? तो डेनमार्क है, फ्रांस है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, इटली है, लक्समबर्ग है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, पोर्टुगल है, स्पेन है, यूनाइटेड स्टेट्स है। हम इतनी मेंबर्स याद नहीं रखेंगे और यूपीएससी हमसे इतने पूछेगी भी नहीं। हमसे बस जनरली पूछेगी कि ओईसीडी की मेंबर इंडिया है या नहीं है, तो याद रखनी है इंडिया ओईसीडी की मेंबर नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी जैसे ही। इस्टेब्लिश ये हुई है 1974 में। ये क्या काम करती है? तो एनालाइज करती है डेटा और ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स अब के बारे में पॉलिसी भी रिकमेंड करती है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के अंदर 31 मेंबर हैं, कंट्रीज़ हैं और 13 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं, जो 75% ग्लोबल एनर्जी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये सेटअप की गई है, जो ओईसीडी के फ्रेमवर्क है उसी के अंदर, आपको याद रखनी है ओईसीडी के फ्रेमवर्क है उसी के अंदर आईईए को सेटअप किया गया है। और ये क्यों की गई थी? तो ये ऑयल क्राइसिस के बाद इसको लाया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों की हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है, याद रखनी है आपको। इंडिया 31 मेंबर कंट्रीज के अंदर नहीं है, इंडिया 13 एसोसिएशन कंट्रीज के अंदर है, आपको याद रखनी है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी नहीं है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, याद रखनी है, ना ही ओईसीडी की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक रिपोर्ट आईईए के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ समय पहले आर्टिकल में भी आई थी इसके बारे में न्यूज़। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आपको याद रखनी है, ये आईईए के द्वारा रिलीज़ की जाती है, क्योंकि आउटलुक हो, इंडेक्स हो, रिपोर्ट हो, ये हर साल यूपीएससी एक एक न एक पूछती है इस पे क्वेश्चन। और हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर हर ईयर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन रहती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी से बात की जा रही है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिलीज होती है, ऐसे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये सारी थी जानकारी द हिंदू न्यूज़पेपर में। ज़्यादा आज न्यूज़ नहीं कवर्ड है, पर ये 2-3 कवर्ड थी जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको ने कुछ जानकारी गेन करा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।